व्यवहार 40 ही होता है ना जी। अच्छा, अगला है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। बताइए। क्या होगा? इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। बिल्कुल। बस इतना ही है। जैसे कार्बन 6C14 में 8 न्यूट्रॉन है और ऑक्सीजन 8O16 में भी 8 न्यूट्रॉन है। और एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो हमने आयन वाले उदाहरण में ही देख लिया था। कहाँ पर? मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे। और ऑक्सीजन आयन O2 नेगेटिव, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हुए। बहुत बढ़िया। आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ पा रही हैं। बस एक आखिरी वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, आइसोडाइफर। हाँ, ये थोड़ा कम सुनने में आता है। आइसोडाइफर वे तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर मतलब Np समान होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर, इसे एक उदाहरण से समझना होगा। ठीक है। यूरेनियम 92U238 को लेते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 92। और न्यूट्रॉन? वो होंगे 238 92 यानी 146। सही। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। 146 89। ये आया 54। ठीक है, 54 याद रखिए। अब लेते हैं थोरियम 90TH 234। इसमें प्रोटॉन है 90 और न्यूट्रॉन है 234। 90 यानी 144। और इनके अंतर हुआ 94 और 90, ये भी 54 ही है। बिल्कुल। चूंकि दोनों के लिए Np का ये मान एक ही है, इसलिए यूरेनियम 238 और थोरियम 234 एक दूसरे के आइसोडाइफर हैं। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, हम सब ने इसे स्कूल की केमिस्ट्री लैब की दीवार पर जरूर देखा है। तत्वों का एक साफ सुथरा रंग बिरंगा चार्ट। हाँ, और सब कुछ इतना व्यवस्थित लगता है जैसे प्रकृति ने इसे इसी तरह बनाया हो। बिल्कुल। पर क्या ये हमेशा से इतना इतना परफेक्ट था? आज हम उसी सफर की गहराई में उतरने वाले हैं जहां बिखरे हुए तत्वों को एक तरतीब देने की कोशिश की गई। और ये कहानी किसी सीधी सादी खोज की नहीं है, ये एक जासूसी कहानी जैसी है। हाँ, जिसमें गलत सुराग थे, कुछ शानदार अंदाजे थे और कुछ ऐसे जीनियस भी थे जिन्होंने उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की जो अभी तक मिले भी नहीं थे। सही कहा। ये सफर धातु और अधातु के एक बहुत ही मतलब सीधे साधे वर्गीकरण से शुरू होता है और मेंडलीव की उस क्रांतिकारी सारणी तक पहुंचता है जिसने न सिर्फ ज्ञात तत्वों को सहेजा बल्कि भविष्य के लिए दरवाजे भी खोल दिए। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास गिने चुने शायद कोई 30 तत्व ही थे। हाँ, लगभग 30। तत्वों को व्यवस्थित करने का सबसे पहला आइडिया क्या था? मुझे लगता है श्रेय वर्जिलियस को जाता है। उनका विचार तो बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, उस समय के हिसाब से उनका विचार बहुत तार्किक था। वर्जिलियस ने कहा कि तत्व मतलब बेसिकली दो तरह के होते हैं, धातु यानी मेटल और अधातु नॉन मेटल। और अधातु नॉन मेटल। उन्होंने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटा। और ये गुण क्या थे? मतलब कोई कैसे तय करेगा कि लोहा धातु है और मान लीजिए गंधक सल्फर अधातु? उन्होंने बहुत ही बुनियादी भौतिक गुणों को देखा। उन्होंने कहा कि जो तत्व चमकीले हों, जिन्हें पीटकर चादर बना सकें, मतलब लचीले हों, और बिजली के सुचालक हों, गुड कंडक्टर्स। हाँ, और जो ऊष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक हों, वो धातु हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी। और इसके ठीक उल्टा, जो चमक रहित हों, भंगुर हों और बैड कंडक्टर्स। बिल्कुल, वो उल्टा। जो चमक रहित हों, भंगुर हों और बैड कंडक्टर्स। बिल्कुल, वो अधातु की श्रेणी में आ गए। ये तो बहुत तार्किक लगता है। आज भी तो हम मोटे तौर पे ऐसे ही सोचते हैं। तो फिर ये तरीका चला क्यों नहीं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसकी दो बड़ी कमियां थीं। पहली, कुछ तत्व ऐसे थे जो बीच में कहीं थे। अच्छा। आज हम उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन। उसमें कुछ गुण धातुओं के हैं और कुछ अधातुओं के। वर्जिलियस के दो वर्गों वाले सिस्टम में उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। और दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी ज्यादा गहरी थी। उनका वर्गीकरण ये नहीं समझा पाया कि कुछ धातुएं दूसरों से ज्यादा सक्रिय मतलब रिएक्टिव क्यों होती हैं। हाँ, जैसे सोडियम को पानी में डालते ही आग लग जाती है, पर सोना तो वैसा का वैसा ही रहता है। बिल्कुल, दोनों धातु हैं पर उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। वर्जिलियस का वर्गीकरण इस क्यों का जवाब नहीं दे पाया। ये बस एक ऊपरी बंटवारा था। ठीक है, तो इस क्यों के जवाब की तलाश ने ही शायद अगले वैज्ञानिक को रास्ता दिखाया होगा। वर्जिलियस के बाद आते हैं डॉबेराइनर, और यहां से चीजें सच में दिलचस्प होने लगती हैं।
ऐसा लगता है जैसे केमिस्ट्री में गणित आ गया हो। हाँ, 1817 में उन्होंने एक बहुत ही अनोखा पैटर्न खोजा। उन्होंने सोचा कि शायद जवाब बाहरी गुणों में नहीं, बल्कि तत्वों के अंदर उनके वजन में छिपा है। वजन मतलब परमाणु भार, एटॉमिक मास। हाँ, परमाणु भार। उन्होंने समान रासायनिक गुण वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक या ट्राइड कहा गया। और उनका नियम क्या था? उनका सिद्धांत था कि अगर इन तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे के परमाणु भार का लगभग औसत होगा। एवरेज। सुनने में थोड़ा जटिल है, इसका कोई उदाहरण है? सबसे फेमस उदाहरण है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये तीनों ही बहुत सक्रिय धातुएं हैं। हाँ, पानी से जोरदार प्रतिक्रिया करती हैं। सही। तो लिथियम का परमाणु भार लगभग 7 है और पोटेशियम का 39। अब अगर हम इन दोनों का औसत निकालें, 7 + 39 को 2 से भाग दें, तो 23 आता है, जो कि सोडियम का परमाणु भार है। बिल्कुल, ये उस समय के लिए एक बिजली के झटके जैसी खोज थी। पहली बार किसी ने तत्वों के गुणों और उनके भार के बीच एक गणितीय रिश्ता खोजा था। वाह, ये तो सच में एक दिलचस्प पैटर्न है। पर अगर ये काम कर रहा था, तो डोबेराइनर की सारणी फेल क्यों हो गई? क्योंकि ये नियम सब पर लागू नहीं हो पाया। अच्छा। उस समय ज्ञात लगभग 53 तत्वों में से वो कुछ ही ऐसे त्रिक बना पाए। बाकी तत्वों पर यह गणित काम ही नहीं कर रहा था। तो लोगों ने इसे एक सफल नियम नहीं माना? नहीं, इसे एक दिलचस्प संयोग, मतलब एक कोइंसिडेंस मानकर छोड़ दिया गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि तत्वों का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण करने का प्रयास डोबेराइनर नहीं किया था। तो एक दिलचस्प संयोग के बाद कहानी में आगे आते हैं एक अंग्रेज रसायन शास्त्री जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो केमिस्ट्री से ज्यादा संगीत से प्रेरित लगता है। बिल्कुल, लगभग 50 साल बाद 1860 के दशक में न्यूलैंड का ये विचार काफी रचनात्मक था। जैसे भारतीय संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गा मापा धानी, और 8वां सुर वापस सा आ जाता है। हाँ, जो पहले सुर का ही ऊंचा रूप है। ठीक वैसे ही न्यूलैंड ने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व जैसे होंगे। ये सुनने में बहुत ही काव्यात्मक है। क्या ये काम कर रहा था? जैसे लिथियम के बाद 8वां तत्व सोडियम आता है और उनके गुण तो मिलते जुलते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक काम कर रहा था। लिथियम से 8वां तत्व सोडियम था और सोडियम से 8वां पोटेशियम। इन सब के गुण समान थे। लेकिन इस काव्यात्मकता के साथ कई बड़ी समस्याएं भी थीं। और सच कहूं तो उस समय के वैज्ञानिक समुदाय को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, उन्हें ये विचार पसंद क्यों नहीं आया? उस समय की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में उनका मजाक उड़ाया गया था। किसी ने उनसे भरी सभा में पूछ लिया कि क्या उन्होंने तत्वों को वर्णमाला के क्रम में लगाकर भी कोई पैटर्न खोजने की कोशिश की है। ओह, मतलब लोग उनके विचार को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह थी कि इस नियम में गंभीर खामियां थीं। पहली और सबसे बड़ी बात, ये नियम केवल कैल्शियम तक, मतलब हल्के तत्वों तक ही सही से लागू हो पाया। और उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, है ना? हाँ, लेकिन कैल्शियम के बाद के भारी तत्वों पर यह संगीतमय पैटर्न पूरी तरह से टूट गया। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि न्यूलैंड ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कोई खाली जगह ही नहीं छोड़ी। उन्हें लगा कि बस इतने ही तत्व हैं। हाँ, उन्हें लगा कि उस समय ज्ञात 56 तत्व ही सब कुछ हैं। ये एक बहुत बड़ी अदूरदर्शिता थी। तो अब हम उस व्यक्ति पर आते हैं जिसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो बाकियों ने नहीं किया था? उन्होंने भी तो परमाणु भार को ही आधार बनाया था। मेंडलीव का दृष्टिकोण बहुत बहुत व्यापक था। उन्होंने भी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर ही व्यवस्थित किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गणित को भगवान नहीं माना। उनके लिए सबसे जरूरी थे तत्वों के रासायनिक गुण, कि वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, वो किस तरह की यौगिक बनाते हैं। उन्होंने अपना प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अगर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुण दोहराए जाएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने ही पहली बार ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा, जिसे वर्ग या ग्रुप कहा गया, और क्षैतिज पंक्तियों यानी हॉरिजॉन्टल रोज को आवर्त या पीरियड कहा। लेकिन मेंडलीव की सबसे बड़ी सफलता क्या मानी जाती है?
वो क्या चीज थी जिसने उन्हें बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया? उनकी हिम्मत और उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने अपनी सारणी में जानबूझकर खाली जगहें छोड़ी, अच्छा। जहां न्यूलैंड ने मान लिया था कि औरतें तो हैं ही नहीं। वहीं मेंडलीफ ने कहा, नहीं, यहाँ अभी कुछ तत्व खोजे जाने बाकी हैं। 1 मिनट, ये सोचना ही कमाल है। वो सिर्फ एक सारणी नहीं बना रहे थे, वो एक तरह से प्रकृति के कोड को क्रैक कर रहे थे और कह रहे थे, मुझे पता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, भले ही तुम्हें अभी तक ये मिला न हो। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने भविष्यवाणी भी की। हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी की कि इन जगहों पर भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे, उनके गुण क्या होंगे, उनका परमाणु भार क्या होगा, उनका घनत्व क्या होगा, यहां तक कि उनका रंग कैसा होगा। हाँ, सब कुछ। उन्होंने संस्कृत के शब्द एका का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है एक। उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह को एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन और बोरॉन के नीचे एका बोरॉन। सही। और क्या उनकी भविष्यवाणी सच हुई? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। 100% सच हुई। कुछ सालों बाद 1875 में फ्रांस में गैलियम की खोज हुई और उसके गुण हूबहू एका एल्यूमिनियम जैसे थे। वाह। फिर स्कैंडियम, एका बोरॉन और जर्मेनियम, एका सिलिकॉन खोजे गए। जब जर्मेनियम की खोज हुई तो उसके गुण मेंडलीफ की भविष्यवाणी से इतने मिलते जुलते थे कि वैज्ञानिक समुदाय दंग रह गया। ये तो सिर्फ एक भविष्यवाणी का सच होना नहीं था। नहीं, ये इस विचार की जीत थी कि प्रकृति के नियमों को समझा जा सकता है। इसने केमिस्ट्री को सिर्फ अवलोकन से भविष्य बताने वाले विज्ञान में बदल दिया। तो अगर मेंडलीव की सारणी इतनी सफल थी, इतनी भविष्यदर्शी थी, तो आज हम सीधे सीधे उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आज की आवर्त सारणी इससे अलग क्यों है? क्योंकि इसमें भी कुछ मौलिक कमियां थीं। और मजेदार बात यह है कि यही कमियां सबसे बड़े सुराग थी, जो इशारा कर रही थी कि आधार में ही कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान। पहली कमी वही थी। हाइड्रोजन कभी क्षार धातुओं जैसा व्यवहार करता था, तो कभी हैलोजन जैसा। मेंडलीव उसे कोई एक निश्चित घर नहीं दे पाए। और समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का क्या? उनका तो परमाणु भार अलग अलग होता है। ये दूसरी बड़ी समस्या थी। समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग। मेंडलीव की सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। तो उस हिसाब से तो कार्बन 12 और कार्बन 14 को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करना रासायनिक रूप से बेतुका था। उनके सारणी इस पहेली को नहीं सुलझा पाई। और एक और बड़ी कमी थी, है ना, जहां उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ा था। हाँ, और वही सबसे बड़ा सुराग था कि परमाणु भारी तत्वों की असली पहचान नहीं है। गुणों को सही समूह में रखने के लिए उन्हें कहीं कहीं ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व को कम भार वाले से पहले रखना पड़ा। कोबाल्ट और निकल वाला उदाहरण। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण। कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 है और निकल का 58.7। नियम के हिसाब से निकल को पहले आना चाहिए था, पर मेंडलीव ने गुणों के आधार पर कोबाल्ट को पहले रखा। तो उन्होंने अपने ही बनाए नियम के खिलाफ जाने का फैसला किया। बिल्कुल। जब उनसे इस गड़बड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि शायद भार मापने में कोई गलती हुई होगी, पर असल में गलती भार में नहीं थी। गलती उस आधार में ही थी जिसे सब मानकर चल रहे थे। सही कहा, वे सब गलत पेड़ पर चढ़ रहे थे, भले ही मेंडलीव लगभग सही शाखा तक पहुंच गए थे। तो ये थी कहानी आवर्त सारणी के शुरुआती सफर की। एक सरल वर्गीकरण से लेकर मेंडलीव की लगभग सही भविष्यवाणी तक, हर कदम एक पहेली के टुकड़े को उसकी जगह पर रख रहा था। और इन सभी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वे परमाणु भार को ही सब कुछ मान रहे थे। बिल्कुल, मेंडलीव की सारणी की यही कमियां थीं। हाइड्रोजन की पहेली, समस्थानिकों की समस्या और कोबाल्ट निकल जैसी गड़बड़ियां, जिन्होंने 20वीं सदी के वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि वे किसी ज्यादा गहरी और बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेंडलीव ने रास्ता दिखाया, नक्शा बनाया, लेकिन उस नक्शे में कुछ जगहें गलत थीं। और उन गलतियों ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का रास्ता तैयार किया। नक्शे में कुछ जगहें गलत थीं। और उन गलतियों ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का रास्ता तैयार किया। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का एक चार्ट नहीं है। इसे ऐसे सोचें कि ये यूनिवर्स के जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनका एक सीक्रेट कोड है। एक ऐसा नक्शा जिसमें हर तत्व की अपनी एक सही जगह है और उसी जगह से उसके सारे राज पता चल जाते हैं।
लेकिन ये नक्शा मतलब हमेशा से इतना साफ नहीं था। इसकी कहानी दिमित्री मेंडलीव से शुरू तो हुई, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बिल्कुल, मेंडलीव जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने तत्वों में एक पैटर्न खोजा, लेकिन उनकी जो नींव थी वो थोड़ी सी कमजोर थी। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया। अच्छा, मतलब कौन कितना भारी है उस आधार पर। हाँ, कौन सा तत्व कितना भारी है, ये एक लॉजिकल शुरुआत थी कि भारी चीजें बाद में आएंगी, हल्की पहले। लेकिन इससे कुछ चीजें गड़बड़ा रही थी, कुछ तत्व सही जगह फिट नहीं हो पा रहे थे। और यहीं पर हेनरी मॉजले की एंट्री होती है। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया, मतलब क्या खोजा जिससे पूरा नजरिया ही बदल गया। मोज़ले ने एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि किसी तत्व की असली पहचान उसका वजन नहीं है। तो फिर क्या है। असली पहचान है उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। इसे उन्होंने कहा परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जी हाँ, ये हर तत्व का एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन है, और पूरी कायनात में ऐसा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। मोज़ले ने बस मेंडलीव की टेबल उठाई और उसे द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लगा दिया। और सब ठीक हो गया। जादू की तरह सारी गड़बड़ियां अपने आप ठीक हो गई। अच्छा, तो ये इतना बड़ा फर्क था। मतलब असली पहचान वजन नहीं, बल्कि अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं। तो फिर ये परमाणु द्रव्यमान जिसका इस्तेमाल मेंडलीव कर रहे थे, वो क्या चीज है। परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम ए से दिखाते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर की कुल आबादी है। कुल आबादी। हाँ, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। प्रोटॉन की संख्या मतलब तो तत्व की पहचान तय करती है, लेकिन उसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसीलिए द्रव्यमान एक भरोसेमंद पहचान नहीं हो सकता। मोज़ले का नियम, जो आज भी केमिस्ट्री का आधार है, बस यही कहता है कि किसी तत्व के गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर नहीं। कमाल है। तो इस नए और बेहतर नक्शे की बनावट कैसी है। इसमें कुल 118 तत्व है। इन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे आप एक बड़े शहर की तरह सोचिए, जिसमें 118 घर हैं। इन घरों को 7 हॉरिजॉन्टल सड़कों पर बनाया गया है। इन सड़कों को हम आवर्त या पीरियड्स कहते हैं। 7 आवर्त। और 18 वर्टिकल गलियों में बांटा गया है, जिन्हें वर्ग या ग्रुप्स कहा जाता है। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग, ये पूरी सारणी का ढांचा है। लेकिन मैंने देखा है कि टेबल के नीचे 2 अलग सी लाइनें भी होती हैं। वो क्या है। क्या वो कोई अलग सड़कें हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वो अलग सड़कें नहीं हैं, बल्कि वो छठे और 7वें आवर्त का ही हिस्सा हैं। उन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला कहते हैं। तो उन्हें बाहर क्यों रखा गया है। इसकी वजह प्रैक्टिकल है। पहली, उनके गुण थोड़े अलग हैं और वो काफी रिएक्टिव और रेडियो एक्टिव भी हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर उन्हें टेबल के अंदर ही रखा जाता तो पूरी टेबल बहुत ज्यादा चौड़ी और मतलब अजीब दिखती। तो बस नक्शे को साफ सुथरा रखने के लिए इन 2 खास मोहल्लों को नीचे अलग से दिखा दिया गया। और एक ही वर्टिकल गली यानी एक ही वर्ग में जो तत्व है, उनमें क्या खास बात है। जैसे पहले वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें एक साथ क्यों रखा। यही तो इस टेबल का असली जीनियस है। एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्व असल में एक ही परिवार के सदस्य हैं, और उनके परिवार का नाम तय होता है उनकी सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से। बाहरी इलेक्ट्रॉन्स से। बिल्कुल, किसी भी एटम का सारा केमिकल बर्ताव, मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करता है। चूंकि एक वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक जैसी होती है, उनका केमिकल बर्ताव भी लगभग एक जैसा होता है। समझ गई। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स ही उनकी पर्सनालिटी तय करते हैं। अच्छा, हर आवर्त में यानी हर हॉरिजॉन्टल रो में कितने तत्व होंगे, इसका भी कोई पैटर्न है। हाँ, और ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है, परीक्षा के लिए भी जरूरी है। ये संख्याएं हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जी, पहली सड़क पर सिर्फ 2 घर हैं, दूसरी और तीसरी पर 8, 8, चौथी और पांचवी पर 18, 18, और छठी और सातवीं जो सबसे लंबी हैं, उनमें 32, 32 घर हैं। चलिए अब इस शहर के अलग अलग मोहल्लों मतलब ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। SPD और F ब्लॉक्स, इनका क्या मतलब है। ये शहर का कह सकते हैं जोनिंग प्लान है। ये इस पर निर्भर करता है कि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस तरह के ऑर्बिटल या घर में जा रहा है। जैसे S ब्लॉक, ये शहर का बाहरी
बेहद रिएक्टिव इलाका है। इसमें पहले 2 वर्ग आते हैं। और पी ब्लॉक? पी ब्लॉक शहर का डाउनटाउन एरिया है, वर्ग 13 से 18 तक। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, मतलब यहाँ आपको धातु, अधातु और उपधातु तीनों मिलेंगे। ये सबसे विविध ब्लॉक है। और बीच का वो बड़ा हिस्सा और नीचे की 2 लाइनें? बीच का बड़ा हिस्सा है डी ब्लॉक, वर्ग 3 से 12 तक। ये शहर का इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ सारे के सारे मजबूत धातु हैं, जिन्हें हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना सब यही हैं। और एफ ब्लॉक? एफ ब्लॉक वो नीचे की 2 लाइनें हैं। ये एक तरह का हाई सिक्योरिटी रिसर्च जोन है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये भारी, अस्थिर और ज्यादातर रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कुछ परिवारों यानी ग्रुप्स के तो खास नाम भी हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। जैसे वर्ग 1 को क्षार धातु कहते हैं। हाँ, ये नाम उनके बर्ताव को दर्शाते हैं। वर्ग 1 को क्षार धातु या एल्कलाई मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ मिलकर बहुत मजबूत क्षार बनाते हैं। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये भी क्षार बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर धरती में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ मेटल्स। और वर्ग 17 और 18 के भी खास नाम है ना? बिल्कुल। वर्ग 17 को हैलोजेंस कहते हैं, जिसका मतलब है नमक बनाने वाला। ये सोडियम जैसे तत्वों से मिलकर नमक बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव अधातु हैं। और इसका ठीक उल्टा है वर्ग 18, जिन्हें अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। ये इतने संतुष्ट हैं कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। एक और मजेदार नाम है वर्ग 11 का सिक्का धातु या कॉइनेज मेटल्स। हाँ, क्योंकि इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आते हैं, तांबा, चांदी और सोना, जिनसे इतिहास में सिक्के बनते आए हैं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ एक तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, जैसे लोहे का 26। क्या इस नंबर से ही टेबल में उसकी लोकेशन, मतलब आवर्त और वर्ग पता लगाने की कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत शानदार तरीका है। इसके लिए आपको बस अक्रिय गैसों यानी वर्ग 18 के परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। वो हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86, हीलियम से लेकर रेडॉन तक। ठीक है, तो ये लैंडमार्क नंबर हैं। अब लोहे, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, उसका पता कैसे लगाएं? सबसे पहले आवर्त पता करते हैं। 26 किस लैंडमार्क नंबर के ठीक बाद आता है? 18 के बाद? सही। ये 18 यानी आर्गन के बाद आता है, लेकिन 36 से पहले है। आर्गन तीसरे आवर्त का अंत है, तो जाहिर है कि 26 से चौथा आवर्त शुरू होगा। तो लोहे का आवर्त हुआ 4। वाह, ये तो आसान है। आवर्त मिल गया, अब वर्ग कैसे निकालें? वर्ग के लिए बस उस तत्व के परमाणु क्रमांक में से पिछले लैंडमार्क का नंबर घटा दें। तो लोहे के लिए 26 - 18 कितना हुआ? 8। बस, इसका मतलब लोहा चौथे आवर्त के 8वें वर्ग में है। यह ट्रिक ज्यादातर डी ब्लॉक के लिए बिल्कुल सटीक काम करती है। क्या इसमें कोई अपवाद है, कोई पेच? हाँ, पी ब्लॉक के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, ये 10 के बाद आता है, तो ये तीसरे आवर्त में है। वर्ग निकालने के लिए हम 13 - 10 = 3 करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में है और पी ब्लॉक से पहले 10 डी ब्लॉक के ग्रुप्स भी हैं, तो हमें उस 10 को वापस जोड़ना होगा। 3 + 10 यानी 13, तो एल्यूमिनियम 13वें वर्ग में है। शानदार, ये तो वाकई में कोड क्रैक करने जैसा है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आवर्तिक गुण या पीरियोडिक ट्रेंड्स। मतलब जब हम टेबल में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाते हैं, तो तत्वों के गुणों में क्या पैटर्न दिखाई देता है? यही इस टेबल की सबसे खूबसूरत बात है। सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 4 मुख्य ट्रेंड्स हैं। पहला है परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? हर कदम पर एक नया शेल जुड़ता है, तो साइज बढ़ेगा। बिल्कुल। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ये सीधा है। लेकिन जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तब क्या होता है? तब तो साइज बढ़ना चाहिए ना? यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम कोई नया शेल नहीं जोड़ रहे। हम उसी शेल में हैं, लेकिन हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। मतलब अंदर खींचने वाली शक्ति लगातार बढ़ रही है? तो ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा खिंचाव। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार असल में घटता है।
वाह, ये तो उल्टा है। तो बाकी ट्रेंड्स भी इसी लॉजिक पे काम करते होंगे, जैसे आयनन विभव। बिल्कुल। आयनन विभव का मतलब है किसी एटम से उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। अब जो परमाणु बड़ा है, मतलब वर्ग में नीचे है, उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसे चुराना आसान है। मतलब एनर्जी कम लगेगी। सही। तो नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है और बाएं से दाएं जाने पर जहां आकार छोटा हो रहा है और खिंचाव बढ़ रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन छोटा हो रहा है और खिंचाव बढ़ रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल होगा। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनना लगभग नामुमकिन है और सीजियम से बहुत आसान। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। जिस तत्व का न्यूक्लियस मजबूत है और आकार छोटा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। इसीलिए पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। और सबसे कम? जो अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देता है, वो होगा सीजियम, जो सबसे नीचे और बाईं तरफ है। उसका आकार इतना बड़ा है कि उसे अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन की कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। एक आखिरी ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि जब किसी न्यूट्रल परमाणु को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है। जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल हो जाता है, जैसे हैलोजेंस, वो सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। ट्रेंड के हिसाब से ये भी बाएं से दाएं बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता भी फ्लोरीन की होनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, पर यही केमिस्ट्री का एक मशहूर अपवाद है। असल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि फ्लोरीन का आकार बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसके छोटे से घर में पहले से ही इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि जब एक नया इलेक्ट्रॉन आता है तो पुराने इलेक्ट्रॉन उसे थोड़ा धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। क्लोरीन का घर थोड़ा बड़ा है, तो वो नए इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आसानी से स्वागत कर पाता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी। तो आज बात करते हैं केमिस्ट्री के सबसे मशहूर चार्ट की, पीरियोडिक टेबल। हाँ, और ये सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल, ये तो जैसे ब्रह्मांड को बनाने वाले पदार्थों का एक नक्शा है। तो आज हम इसमें से कुछ सबसे दिलचस्प तत्वों के गुण और उनकी कहानियों को समझेंगे। और शुरुआत कहाँ से करें? शुरू करते हैं समूह 1 से, जिन्हें क्षार धातु या एल्कलाई मेटल्स भी कहा जाता है। हाँ, ये आवर्त सारणी के सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिव सदस्य हैं। और इस समूह का पहला सदस्य हाइड्रोजन, वो तो अपने आप में ही एक पहेली है। पहेली क्यों जी? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ना। सूरज, तारे सब इसी से तो चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन धरती पर ये सबसे हल्का तत्व है और इसकी बनावट ही इसे सबसे अलग बनाती है। क्या खास है इसकी बनावट में? देखिए, हर परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। अच्छा, एक भी नहीं? और इसी वजह से ये बाकी सबसे हल्का बन जाता है। मैंने ये भी सुना है कि इसे आवारा तत्व कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? ये बहुत सटीक नाम है, क्योंकि इसके गुण समूह 1 की धातुओं से भी मिलते हैं और उधर समूह 17 के हैलोजन से भी। तो ये कभी इधर फिट होता है, कभी उधर। मतलब वैज्ञानिक तय नहीं कर पा रहे कि इसे रखें कहाँ। हाँ, इसीलिए आवारा तत्व। लेकिन इसकी एक पहचान भविष्य से जुड़ी है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। मतलब जब ये जलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जब हाइड्रोजन जलता है तो धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ पानी बनता है। इसीलिए ये ऊर्जा का सबसे साफ स्रोत माना जाता है। तो ये तो हुई भविष्य की ऊर्जा, लेकिन आज की सबसे जरूरी ऊर्जा तो हमारे फोन में है। और उस बैटरी के दिल में इसी ग्रुप का अगला सदस्य लिथियम बैठा है। हाँ, लिथियम, ये सबसे हल्की धातु है। इतनी नरम और हल्की कि पानी पर तैर सकती है। वाओ। हींग बनाती है। एक अच्छी बैटरी को हल्का भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी। लिथियम दोनों ही पैमानों पर खरा उतरता है। इसीलिए हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह लिथियम आयन बैटरी का ही राज है। इसी समूह में एक और सदस्य सोडियम। उसके बारे में एक बात बड़ी अजीब लगती है कि ये एक धातु है, लेकिन इसे मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ये क्षार धातुओं का एक खास गुण है।
इनके परमाणुओं के बीच का जो बंधन होता है वो काफी कमजोर होता है, इसीलिए ये बहुत नरम होते हैं। लेकिन सोडियम की असली कहानी इसकी नरमी में नहीं, उसकी अत्यधिक क्रियाशीलता में है। मतलब अगर आप सोडियम को खुले में छोड़ दें तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा कि इसमें आग लग सकती है। आग लग सकती है? हाँ, या छोटा मोटा विस्फोट भी हो सकता है। इसीलिए इसे बचाने के लिए हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, ताकि ये हवा और पानी के संपर्क में ही ना आए। कम दाग। अच्छा, अब समूह 2 पर आते हैं। यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जाने पहचाने नाम है। हाँ, और मैग्नीशियम के दो बहुत ही अलग और दिलचस्प इस्तेमाल हैं। एक तो है बहुत ज्यादा रोशनी पैदा करना। जैसे पुराने कैमरों के फ्लैश में होता था। बिल्कुल, उन फ्लैश बल्ब्स में मैग्नीशियम का तार ही जलता था, जिससे एकदम तेज चमकदार सफेद रोशनी निकलती थी। और दूसरा इस्तेमाल इस चमक दमक से बिल्कुल अलग है। ये पौधों के जीवन के लिए अनिवार्य है। जो पौधों का हरा रंग होता है, क्लोरोफिल, उसके ठीक केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। अच्छा। इसके बिना पौधे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदल ही नहीं सकते। तो एक तरह से मैग्नीशियम के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। तो मैग्नीशियम सिर्फ एक धातु नहीं, ये पौधों के लिए एक तरह का सोलर पैनल बनाने में मदद करता है। हाँ, और कैल्शियम हम सब जानते हैं कि ये हड्डियों के लिए जरूरी है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी होने से कहीं ज्यादा है। ये हमारी हड्डियों और दांतों को उनकी मजबूती देता है, ये तो है ही, लेकिन इसका एक और जरूरी काम है। हमारी हर हरकत, हर सोच, यहाँ तक कि दिल की हर धड़कन के पीछे कैल्शियम आयन एक स्विच की तरह काम करते हैं। वाह, मतलब हड्डियों से लेकर दिल की धड़कन तक कैल्शियम हर जगह है। इस समूह में एक और नाम है रेडियम, जिसकी कहानी मैडम मैरी क्यूरी से जुड़ी है। हाँ, रेडियम की खोज विज्ञान के सबसे महान किस्सों में से एक है। मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने टन भर पिच ब्लेंड नाम के खनिज को प्रोसेस करके सिर्फ कुछ ग्राम रेडियम निकाला था। सिर्फ कुछ ग्राम? हाँ, और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो अंधेरे में चमकता है। उनकी ये खोज न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियाद बनी। तो हमने समूह 1 और 2 की बहुत रिएक्टिव धातुओं की बात की। अब चलिए टेबल के दूसरी तरफ चलते हैं, समूह 11 पर, जहां हमें मिलती हैं तांबा, चांदी और सोना। ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। जहां सोडियम हवा लगते ही अपनी चमक खो देता है, वहीं सोना हजारों साल बाद भी वैसा ही चमकता है। समूह 11 की पहली धातु है तांबा या कॉपर। और ये शायद पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने किया था, है ना? हाँ, औजार बनाने के लिए। और आज ये हमारे मॉडर्न जीवन की बुनियाद है। हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजली का अच्छा सुचालक है। बहुत अच्छा सुचालक है और सोने चांदी की तुलना में काफी सस्ता भी है। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे सुचालक की बात करें तो वो तांबा नहीं बल्कि चांदी है। तो फिर हम बिजली के तारों के लिए चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सिर्फ एक वजह से, कीमत। चांदी तांबे से कहीं ज्यादा महंगी है। अगर पूरी दुनिया के तार चांदी के बनाए जाते तो बिजली इतनी महंगी हो जाती कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। सही बात है। चांदी के साथ एक और बात है, वो हवा में रखने पर काली पड़ जाती है। क्या ये जंग लगना है? नहीं, ये जंग नहीं है। हवा में बहुत थोड़ी मात्रा में सल्फर गैस होती है। चांदी इस सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिसकी एक पतली काली परत सतह पर जम जाती है। अच्छा, तो वो सिल्वर सल्फाइड होता है। और इस समूह का राजा सोना, जिसका प्रतीक है एयू। एयू, जो लैटिन शब्द ऑरम से आया है, जिसका मतलब होता है चमकती सुबह। सोने का सबसे हैरान करने वाला गुण है इसकी आघात वर्ध्यता, मतलब मेलिएबिलिटी। मतलब इसे पीट कर पतला किया जा सकता है। हाँ, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा आघातवर्धक धातु है। आप सिर्फ 1 ग्राम सोने को पीट पीट कर इतना पतला कर सकते हैं कि उससे 1 वर्ग मीटर की चादर बन जाएगी। 1 ग्राम सोने से? अद्भुत। चलिए अब कुछ ऐसे तत्वों की बात करते हैं जो अलग अलग समूहों से हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत अहम है। शुरुआत करते हैं कार्बन से। कार्बन को तत्वों का राजा कहा जा सकता है। इसकी एक अनोखी क्षमता है जिसे श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन? हाँ, मतलब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लाखों तरह के अणु बना सकते हैं। डीएनए, प्रोटीन, फैट, सब कुछ कार्बन पर ही आधारित है। और इसका इस्तेमाल स्टील में भी तो होता है। हाँ, लोहा अपने आप में उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो वो स्टील बन जाता है, जो कहीं ज्यादा कठोर और मजबूत होता है। जब उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं
तो वो स्टील बन जाता है जो कहीं ज्यादा कठोर और मजबूत होता है। कार्बन के ठीक नीचे है सिलिकॉन, जिसके बिना आज की डिजिटल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे उपधातु या सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? उपधातु यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हों, और सेमीकंडक्टर का मतलब है कि ये बिजली का संचालन कर तो सकता है, पर धातुओं की तरह बहुत अच्छे से नहीं। लेकिन इसकी असली खूबी यह है कि हम इसके बिजली के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसे चालू या बंद कर सकते हैं? हाँ, और यही ऑन और ऑफ का खेल। बाइनरी भाषा का 1 और 0 बनता है। बिल्कुल। और हमारे सारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सब कुछ इसी 1 और 0 के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब कुछ गैसों की बात करते हैं। नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा है, चिप्स के पैकेट में यही भरी होती है ना? बिल्कुल। चिप्स के पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑक्सीजन से चिप्स में मौजूद तेल खराब हो सकता है, वो सील जाते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती। तो चिप्स ताजे और कुरकुरे रहते हैं। हाँ, अगला है फास्फोरस। माचिस की तीली पर जो मसाला होता है, वो यही है। हाँ, वो लाल फास्फोरस होता है। ये काफी स्थिर और गैर जहरीला है। लेकिन फास्फोरस का एक और रूप है, सफेद फास्फोरस। वो बहुत खतरनाक है। कैसे? वो जहरीला होता है और हवा के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जल उठता है। और हाँ, ये अंधेरे में चमकता भी है। और ऑक्सीजन? इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। सही बात है। सांस लेने और आग जलाने दोनों के लिए अनिवार्य है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि मानव शरीर में वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। और पृथ्वी की भूपर्पटी में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है। ये तो अजीब है। मुझे लगा था लोहा या एल्यूमिनियम होगा। नहीं, अगर हम सबसे प्रचुर धातु की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है, लेकिन ओवरऑल ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सिलिकॉन के साथ मिलकर चट्टानें और खनिज बनाती है। अच्छा, चलिए अब आवर्त सारणी के दूसरे सबसे रिएक्टिव समूह पर चलते हैं। समूह 17, हैलोजेंस। हैलोजेंस यानी नमक बनाने वाले। इस समूह का मुखिया है फ्लोरीन, जो पूरी आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का आसान मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि फ्लोरीन एक ऐसा चुंबक है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में सबसे माहिर है। वो किसी भी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। और क्लोरीन का इस्तेमाल तो पानी साफ करने में होता है। हाँ, क्लोरीन एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। फिर आता है ब्रोमीन, जो बहुत खास है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, अकेली अधातु जो लिक्विड है। हाँ, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव है, और ब्रोमीन एकमात्र अधातु। और आयोडीन, हम इसे नमक में देखते हैं। आयोडीन भी एक अधातु है, लेकिन इसमें धातुओं जैसी चमक होती है, और हमारे शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। इसकी कमी से घेंघा या गॉइटर रोग हो जाता है। अब आते हैं आखिरी समूह पर, समूह 18, अक्रिय या नोबल गैसें। हाँ, ये आवर्त सारणी के सन्यासी है। किसी से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। इसमें सबसे पहली है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस। गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि समुद्र में गहराई पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। अगर गोताखोर सिर्फ हवा में सांस लेंगे तो ज्यादा दबाव के कारण नाइट्रोजन उनके खून में घुल जाएगी। और जब वो ऊपर आते हैं? तो वो नाइट्रोजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जो बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। हीलियम खून में बहुत कम घुलती है, इसलिए ये सुरक्षित रहती है। अगली है नियॉन, जो रंग बिरंगी रोशनियों के लिए मशहूर है। हाँ, नियॉन साइन बोर्ड्स में जो चमक होती है वो नियॉन गैस की वजह से ही है। और जो बिजली का टेस्टर होता है उसमें भी नियॉन गैस ही होती है। इस समूह में गैस है जीनॉन, जिसे अजनबी गैस कहते हैं। ये नाम क्यों? जीनॉन ग्रीक शब्द जीनोस से आया है, जिसका मतलब ही अजनबी होता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब इसे खोजा गया तो ये हवा में बहुत ही कम मात्रा में मिली, एक अजनबी की तरह। और अंत में है रेडॉन। ये सबसे भारी गैस है और वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो ये आती कहां से? रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है। ये यूरेनियम के क्षय होने से प्राकृतिक रूप से बनती है। ये चट्टानों और मिट्टी से निकलती है। तो आज हमने देखा कि आवर्त सारणी के हर तत्व की अपनी एक कहानी है, अपना एक चरित्र है। सोडियम जैसा विस्फोटक, सोने जैसा शांत, कार्बन जैसा मिलनसार और हीलियम जैसा अकेला। अब अगला चैप्टर देखते हैं, धातुओं के गुणधर्म। बिल्कुल। और ये विषय मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज ऊपर से देखने में बहुत सीधी लगती हैं,
पर है नहीं। हाँ, जब हम धातु या मेटल कहते हैं तो दिमाग में लोहा, सोना, तांबा, मतलब कुछ ठोस, भारी और मजबूत चीजें ही आती हैं। सही बात है, चमकदार, कठोर, जिनसे हम औजार या गहने बनाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये परिभाषा पूरी नहीं है। कुछ धातुएं तो इतनी नरम हैं कि उन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। और एक धातु तो कमरे के तापमान पर ही लिक्विड मतलब तरल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले बात करते हैं अवस्था की यानी स्टेट की। हम सब यही पढ़ते आए हैं कि धातुएं सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं। पर यहाँ एक बहुत ही मशहूर अपवाद है। पारा, मर्क्यूरी। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये हमें बताता है कि ठोस होना ही धातु होने की अकेली शर्त नहीं है। सही कहा। असल में धातुओं का असली चरित्र उनके परमाणुओं के जुड़ने के तरीके में छिपा है, जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग, अच्छा तो ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि धातु के अंदर हर परमाणु अपने सबसे बाहरी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को आजाद छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब किसी एक परमाणु के नहीं रहते, वो एक इलेक्ट्रॉनों के समुद्र की तरह पूरे धातु में घूमने के लिए आजाद हो जाते हैं। वाह, एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र, तो यही वो चाबी है जो सारे गुणों को समझाएगी। एग्जैक्टली। तो इस नजरिए से सोचिए, मरकरी ठोस क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उसके परमाणुओं के बीच का ये मेटालिक बॉन्ड कमजोर होता है। बिल्कुल सही। वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ नहीं पाते, इसलिए सामान्य तापमान पर ही तरल रहते हैं। गैलियम भी एक ऐसा ही केस है जो हथेली की गर्मी से पिघल जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र वाला आइडिया दिलचस्प है। तो क्या धातुओं की जो चमक होती है उसका कारण भी यही है? जी हाँ, जब लाइट धातु की सतह से टकराती है तो वो इन आजाद इलेक्ट्रॉनों से टकराती है। ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को सोखकर तुरंत वापस छोड़ देते हैं। जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ, और इसी वजह से धातु की सतह आईने की तरह चमकती है। कमाल है। चलिए अब कठोरता यानी हार्डनेस पर आते हैं। लोहा, निकेल बहुत कठोर हैं, लेकिन फिर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जैसे अपवाद भी हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना कि कोई धातु इतनी नरम हो। कि उसे चाकू से काट सकें? इसका जवाब भी मेटालिक बॉन्ड की मजबूती में है। सोडियम और पोटेशियम के परमाणु साइज में बड़े होते हैं और उनका अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल बहुत कमजोर होता है, तो उनका मेटालिक बॉन्ड भी कमजोर हुआ। और इसीलिए वो इतने नरम होते हैं। तो एक तरफ हमारे पास टंगस्टन है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ सोडियम है जो मक्खन जैसा है। बिल्कुल, और यही विविधता हमें अगले 2 गुणों में भी दिखती है। आघात वर्धनीयता यानी मैलेबिलिटी। और तन्यता यानी डक्टिलिटी। आघात वर्धनीयता का मतलब है धातु को पीट पीट कर पतली चादर में बदलना। जैसे आटे की लोई को बेल कर रोटी बनाते हैं। परमाणु एक दूसरे पर फिसलते जाते हैं, टूटते नहीं। एकदम सही एनालॉजी है। वो जो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है ना, वो एक लचीले गोंद की तरह काम करता है जो उन्हें टूटने नहीं देता। और तन्यता मतलब पतले तार में खींचने की क्षमता। मैंने पढ़ा है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अविश्वसनीय है पर सच है, और इसी गुण की वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने छोटे छोटे कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है। अच्छा, अब उस गुण पे आते हैं जिसके लिए धातु सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ऊष्मा और विद्युत की चालकता। कंडक्टिविटी। और इसका जवाब तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आजाद है तो जैसे ही आप तार के एक सिरे पर वोल्टेज लगाते हैं वो बहना शुरू कर देते हैं। और इसी को हम बिजली का करंट कहते हैं। और सबसे अच्छे कंडक्टर कौन से हैं? सबसे अच्छा है चांदी यानी सिल्वर, नंबर 2 पर तांबा, कॉपर, और फिर एल्यूमिनियम। लेकिन घरों में तो हम तांबे के तार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चांदी बहुत महंगी है। सही है, पर यहाँ भी एक पेंच है। सीसा यानी लेड और पारा यानी मर्क्यूरी धातु होते हुए भी बहुत खराब कंडक्टर है। एक मिनट, ये कैसे? अगर उनमें भी आजाद इलेक्ट्रॉन है तो वो खराब कंडक्टर क्यों है? अच्छा सवाल है। इसका कारण थोड़ा जटिल है, उनकी एटॉमिक संरचना से जुड़ा हुआ। आसान शब्दों में कहें तो लेड और पारे में इलेक्ट्रॉन उतने आजाद नहीं हैं। वो अपने परमाणुओं के आसपास ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनका बहाव मुश्किल हो जाता है। समझ गया, मतलब हर नियम के कुछ अपवाद होते ही हैं। बिल्कुल। और आखिरी भौतिक गुण है ध्वन्यात्मकता यानी सोनोरिटी, आवाज पैदा करने की क्षमता। जैसे स्कूल की घंटी की टन टन की आवाज। हाँ,
जब आप धातु पर चोट करते हैं तो वो ऊर्जा पूरे इलेक्ट्रॉन समुद्र में तेजी से फैलती है और परमाणुओं में कंपन पैदा करती है, जो हमें एक गूंजने वाली ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। ठीक है, तो ये थे भौतिक गुण। अब जरा इनके रासायनिक स्वभाव को समझते हैं। बिल्कुल। अगर धातुओं का भौतिक स्वभाव उनके इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से तय होता है, तो उनका रासायनिक स्वभाव उनकी एक ही इच्छा से तय होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन दान करना। हाँ, धातुओं के परमाणु के सबसे बाहरी शेल में आमतौर पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका अष्टक यानी ऑक्टेट अधूरा होता है। और हर परमाणु स्थायित्व चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो 5 या 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय उनके लिए अपने बाहरी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, तो धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं? यही उनका मूल मंत्र है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो धनायन मतलब पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है, तो अब इस दानवीर स्वभाव को अलग-अलग सिचुएशंस में देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और धातु देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब ये मिलते हैं तो धात्विक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड बनता है। और ये ऑक्साइड ज्यादातर क्षारीय मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ भी हर धातु का रिएक्शन करने का अंदाज अलग है। जैसे सोडियम और पोटेशियम। वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए उन्हें मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन से संपर्क ही ना हो। और लोहा, वो तो जलता नहीं है और उसे जंग लग जाती है। सही कहा, जंग लगना भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है, बस बहुत ही धीमी गति से होता है। नम हवा में लोहा धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन खोकर आयरन ऑक्साइड यानी जंग में बदल जाता है। और तांबा तो और भी शांत है, लंबे समय तक गर्म करने पर ही उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जमती है। और आखिर में आती है हमारी शाही धातुएं, सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं रखती। बिल्कुल, ये अपने इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देती, इसीलिए हजारों साल बाद भी सोने के गहने अपनी चमक नहीं खोते। ठीक है, अब देखते हैं पानी के साथ क्या होता है। यहाँ कहानी और भी नाटकीय हो जाती है। जब धातु पानी से मिलती है तो वो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और मुझे लगता है सोडियम और पोटेशियम यहाँ भी सबसे आगे होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये दोनों ठंडे पानी में भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। एक छोटा मोटा विस्फोट होता है। बाप रे, लेकिन मैग्नीशियम उतना उतावला नहीं है ना? नहीं, मैग्नीशियम थोड़ा नखरे वाला है। वो ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और कुछ धातुएं तो गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करती। अब स्टीम, ये सिर्फ जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। पानी की अवस्था बदलने से प्रोडक्ट भी बदल गया। बिल्कुल। और फिर हमारी नोबल धातुएं हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये पानी के साथ किसी भी रूप में कोई अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो अब इन्हें एक ज्यादा आक्रामक माहौल में डालते हैं, अम्ल यानी एसिड। ज्यादातर धातुएं तनु अम्लों मतलब डाइल्यूट एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। उदाहरण के लिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, इससे जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। लेकिन हमारी नोबल धातुएं, तांबा, चांदी, सोना, क्या वो यहाँ भी बची रहती हैं? हाँ, ये आदर्श धातुएं तनु अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती। यही गुण उन्हें इतना खास और कीमती बनाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी कस देखते हैं, क्षार यानी बेस के साथ अभिक्रिया। क्या धातुएं क्षार से अभिक्रिया करती हैं? सामान्य तौर पर नहीं। अधिकांश धातुएं क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन मुझे यकीन है यहाँ भी कुछ अपवाद होंगे। आप पैटर्न समझ गए हैं। हाँ, कुछ धातुएं हैं जिनका दोहरा चरित्र होता है। वो एसिड और कुछ मजबूत क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं, जैसे कि लेड, एल्यूमिनियम और जिंक। इसका कोई उदाहरण? जरूर। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मजबूत क्षार है, के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम जिंकेट नाम का एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है धातु कर्म।
मतलब मेटलर्जी। जी तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धातु कर्म असल में है क्या। देखिए, प्रकृति में कोई भी धातु अपने प्योर फॉर्म में तो मिलती नहीं है। हम्म। तो खनिजों से शुद्ध धातु निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है, हम्म। उसी को धातु कर्म कहते हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। खनिज मतलब मिनरल्स, और अयस्क यानी ओर्स। ओके। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें हम खनन से, माइनिंग से प्राप्त करते हैं। ये धात्विक भी हो सकते हैं, अधात्विक भी। मतलब जमीन से जो भी निकला वो खनिज है। हाँ, लेकिन अयस्क वो खास धात्विक खनिज हैं जिनमें धातु की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उनसे धातु निकालना मतलब इकोनॉमिकली फायदेमंद हो। अच्छा, यानी हर पत्थर का टुकड़ा जिससे धातु निकल सके वो अयस्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। एकदम सही। जैसे अगर 10 किलो खनिज से सिर्फ 5 ग्राम लोहा मिले तो वो फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर 10 किलो खनिज से 1 किलो लोहा मिल जाए तो उस खनिज को हम अयस्क कहेंगे। तो अयस्क मिल जाने के बाद शुद्ध धातु तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मतलब स्टेप्स क्या हैं? इसके 3 मुख्य चरण हैं। 3 चरण, ठीक है। पहला है अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्क की सफाई। हाँ, उसमें से मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियों को निकालना, और इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। गैंग, ये टर्म जरूरी है। ठीक है, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब साफ किए गए अयस्क से धातु को अलग करना। और तीसरा और आखिरी है धातु का शुद्धिकरण, जिसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। निकाली गई धातु को पूरी तरह से शुद्ध करना। ओके, तो अब बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अयस्क को साफ करने के, मतलब पहले चरण के, ये तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 विधियां हैं और ये अयस्क और अशुद्धि के गुणों पर निर्भर करती हैं। अच्छा। सबसे पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन। नहीं, ये तो नाम से ही लग रहा है कि डेंसिटी, घनत्व पर आधारित होगी। बिल्कुल। अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्की अशुद्धियां यानी गैंग वो पानी के बहाव के साथ बह जाती हैं। काफी सरल है। हाँ, दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो और भी आसान लग रहा है, चुंबक का इस्तेमाल होता होगा। जी, इसका इस्तेमाल तब होता है जब अयस्क या गैंग में से कोई एक चुंबकीय हो। अच्छा। तो एक चुंबकीय रोलर होता है, वो चुंबकीय कणों को अपनी ओर खींचकर अलग कर देता है, और जो अचुंबकीय कण है वो दूर गिर जाते हैं। ठीक है, ये दोनों तो समझ में आ गए। लेकिन एक तीसरी विधि है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हाँ, ये सल्फाइड अयस्कों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अयस्क, पानी और चीड़ के तेल मतलब पाइन ऑयल का एक मिश्रण बनाकर हवा प्रवाहित की जाती है। तेल और पानी? हाँ, तो होता यह है कि अयस्क के कण तेल के साथ भीगकर झाग माने फ्रॉथ के रूप में ऊपर आ जाते हैं। और अशुद्धियां पानी में भीगकर नीचे बैठ जाती हैं, फिर उस झाग को अलग कर लेते हैं। क्या बात है, ये तो कमाल का तरीका है। ठीक है, तो अब हमारे पास साफ अयस्क है, इससे धातु कैसे निकालेंगे? ये हुआ दूसरा चरण, निष्कर्षण। हाँ, यहाँ पर धातुओं को उनकी सक्रियता, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर अलग-अलग तरीकों से निकाला जाता है। अच्छा, जैसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स, कम एक्टिव मेटल्स। बिल्कुल। जो अधिक सक्रिय धातुएं हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके लिए विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस विधि अपनाई जाती है। बिजली का इस्तेमाल करके? हाँ, उनके गलित क्लोराइड में बिजली प्रवाहित करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। और जो मध्यम और कम सक्रिय धातुएं हैं, उनके लिए 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, भर्जन मतलब रोस्टिंग, और निस्तापन, कैल्सिनेशन। ये दोनों नाम तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, भर्जन और निस्तापन। इनमें बस एक छोटा सा फर्क है। भर्जन या रोस्टिंग सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। ठीक है। इसमें अयस्क को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, हवा की मौजूदगी में। हाँ, इससे धातु ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। और निस्तापन या कैल्सिनेशन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए है और इसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब बिना हवा के। जी, इससे भी धातु ऑक्साइड ही मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल जाती हैं। तो एक में हवा चाहिए, दूसरे में नहीं, बस यही फर्क है। बिल्कुल। और आखिर में इस धातु को एकदम शुद्ध कैसे किया जाता है, मतलब तीसरा चरण, शुद्धिकरण?
इस चरण में जो बची खुची अशुद्धियां हैं उन्हें हटाने के लिए बाहर से एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे गालक कहते हैं, फ्लक्स। गालक ये क्या करता है? ये गालक अशुद्धियों मतलब गैंग के साथ मिलकर एक हल्का पिघला हुआ पदार्थ बनाता है जिसे धातु मल कहते हैं, स्लैग। अच्छा, तो ये स्लैग ऊपर तैरने लगता होगा। हाँ, और इस धातु मल को आसानी से हटा दिया जाता है और हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। बहुत बढ़िया। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है? जी, ये सूची तो याद ही करनी पड़ती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है। इसके अलावा डायस्पोर, कोरेंडम और क्रायोलाइट भी हैं। अच्छा, अब कॉपर यानी तांबा। कॉपर के लिए है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट और मेलेकाइट। और कैल्शियम। कैल्शियम के मुख्य अयस्क है डोलोमाइट, कैल्साइट और जिप्सम। ओके। सोडियम का तो सबको पता होगा, साधारण नमक। हाँ, NaCl और चिली साल्टपीटर भी। जिंक के अयस्क कौन से हैं? जिंकाइट, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। कैलामाइन, ठीक है। अब लेड यानी सीसा, इसका एक अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैलेना, ये बहुत पूछा जाता है। गैलेना के अलावा सिरुसाइड भी है। और पारा, मर्क्यूरी, इसका तो एक ही है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सिनेबार, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिनेबार, रट लेना इसे तो। जी। टिन का है कैसिटराइट। कैसिटराइट। और लोहा, आयरन। लोहे के कई हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे अच्छे माने जाते हैं। और एक आखिरी, थोरियम। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मोनाजाइट। हमने ये तो समझ लिया कि पृथ्वी की गहराइयों से अयस्क निकालकर हम धातुएं कैसे बनाते हैं, लेकिन ये विचार करना भी जरूरी है कि जब ये प्राकृतिक खनिज संसाधन समाप्त होने लगेंगे तब हमारी तकनीक और सभ्यता का भविष्य किस दिशा में जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी एलॉयज। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये आखिर है क्या। हाँ, मतलब सिर्फ धातुओं का मिक्सचर या कुछ और? ये एक तरह से मिक्सचर ही है, एक धातु का किसी दूसरी धातु या अधातु के साथ। पर यह सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है। मिश्र धातुएं या तो यौगिक हो सकती हैं या विलयन। विलयन मतलब जैसे पानी में चीनी। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें असल में ठोस का विलयन कहा जाता है। और इनकी खासियत क्या है? मतलब हम शुद्ध धातु ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? क्योंकि ये शुद्ध धातुओं की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं और ज्यादातर कॉस्ट इफेक्टिव भी। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले कुछ सामान्य बातें याद रखना जरूरी है। कभी कभी नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे जिंक को ही जस्ता कहा जाता है, लेड को सीसा और कॉपर को तांबा। हाँ, ये नाम अदल बदल कर इस्तेमाल होते रहते हैं। जी, तो फिर सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी मिश्र धातु से शुरू करते हैं, पीतल यानी ब्रास। हाँ, इसे याद रखने की एक बहुत मशहूर ट्रिक है, पिताजी। हाँ, ये तो क्लासिक है। पिताजी में पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। बिल्कुल, पीतल में करीब 70% तांबा और 30% जिंक होता है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल घंटियां, बर्तन, मूर्तियां, यही सब? जी बिल्कुल, इन सब चीजों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगली मिश्र धातु है गन मेटल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गन, और गन को छिपाने के लिए एक जैकेट का इस्तेमाल होता है। यही हमारी ट्रिक है। जैकेट, ये तो अच्छी ट्रिक है। हाँ, जे से जिंक, क से कॉपर और ट से टिन। सही है। जैकेट गन मेटल में लगभग 88% तांबा, 8 से 10% टिन और 2 से 4% जिंक होता है। अब बात करते हैं टांका या शोल्डर की। जी। जब किसी को टांका लगता है तो उसे लेटा कर लगाया जाता है। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है याद रखने का। और